will discuss expected MCQ series on research aptitude. गाइस जो ये MCQ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेके। ये MCQ डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली जो UGC का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ये जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के, इसके साथ इसका जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का या जो उसका आंसर है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे ना कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जबकि साथ में उसको आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो भी एकदम आपका क्लियर हो जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following statement is appropriate for research? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है? देखिए गाइस, हिंदी में हम स्टूडेंट्स की जनरली एक क्वेरी रहती है कि मैम क्वेश्चन हिंदी में लाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कंटेंट है वो फुली इंग्लिश के अंदर है, बट हम कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं वो बोथ लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स आराम से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप अंडरस्टैंड करिएगा, आराम से आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है? फर्स्ट ऑप्शन है रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। सेकेंड है रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड theoretical investigation of hypothetical propositions. Research is scientific in nature. फोर्थ है रिसर्च ऑफ रिसर्च are open to public scrutiny by fellow professionals. रिजल्ट है जो रिसर्च, तो इसके जो एक बार सबसे पहले ये देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है रिसर्च का। ठीक है गाइस, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। Research is the systematic process of collecting and analyzing information to increase our understanding of the phenomena under study. It is the function of researcher to contribute the understanding of the phenomena and to communicate the understanding to others. तो जनरली रिसर्च क्या है? बेसिकली हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ और खोजते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, वही क्या एक तरीके से हमारी रिसर्च है। तो गाइज इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है हमको? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं वो रिसर्च के है। तो फर्स्ट है हमारा रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। देखिए जो रिसर्च के जो ओपिनियन है, जो पर्सनल ओपिनियन पे बेस नहीं करते, ना ही करने चाहिए। कहीं ना कहीं रिसर्च एथिक्स से डील कर रहा है कि रिसर्च के जो इन्वेस्टिगेशन है वो पर्सनल बायस नहीं होने चाहिए, उनके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है रिसर्च एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल। अपन ने नीचे देखा था कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक, बिकॉज रिसर्च के एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। जब भी आप रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके तो आपकी पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल, थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन है। हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, जो कि आप कोई हाइपोथेटिकल जो भी बनाते हैं, आप अपना जो हाइपोथेट जनरेट करते हैं उसकी क्या है, आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो उसकी प्रोसेस है। फिर है रिसर्च इज साइंटिफिक नेचर। ऑब्वियसली बात है रिसर्च साइंटिफिक होता है नेचर, बिकॉज कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन है, कुछ एथिक्स है, कुछ स्टेप्स है जिनका आपको फॉलो करना होता है। एंड फोर्थ है रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ ए रिसर्च आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी बाय फेलो प्रोफेशनल्स। तो जब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो ऐसा नहीं होगा ताकि वो आपकी ओनली पर्सनल यूज के लिए आप कभी भी रिसर्च नहीं करते, बिकॉज रिसर्च का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमारी जो रिसर्च है वो पब्लिक के काम आ सके, कुछ बेटरमेंट दे सके हमारी सोसाइटी को। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च। तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर ये गिवन है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं, ए रिसर्चर विशेष टू स्टडी द शेयर्ड पैटर्न्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्टडी वुड बी। ए रिसर्चर चाहता है कि स्टडी कर सके शेयर्ड पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे ग्रुप इंडिविजुअल्स को स्टडी करना चाहता है, ग्रुप को स्टडी करना चाहता है, उनके पैटर्न को। तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा स्टडी का? ऑप्शंस गिवन है गाइज यहाँ पे, स्टडी, सेकंड एक्शन रिसर्च, देन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एंड देन एथनोग्राफी रिसर्च। तो गाइज इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पर। कैसे होगा आंसर एक बार देखते हैं कि एथनोग्राफिक रिसर्च होता क्या है।
एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? एथनोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी। जहाँ पे आपको कोई ह्यूमन इंक्वायरी करनी है तो वो क्या है? एथनोग्राफी की ब्रांच है, जनरली एंथ्रोपोलॉजी से डील करता है। एंड क्या है? इट फोकसेज ऑन द कल्चर ऑफ ए ग्रुप विद एन एम टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड व्यू। जब भी हमें लोगों का कुछ प्रोस्पेक्टिव जानना हो, उनका कल्चर जानना हो या उनका वर्ल्ड जानना हो कि इनके पर्टिकुलर कल्चर कैसा है या इनका एनवायरनमेंट कैसा है, तो हम किसका यूज करते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च का। देन क्या है? ए क्वालिटेटिव अप्रोच दैट स्टडीज द कल्चरल पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसके अंदर क्या स्टडी करते हैं हम लोगों के कल्चर की, पैटर्न की, उनके प्रोस्पेक्टिव की। और जो देखिएगा जिस पे फोकस करिएगा, इट फोकसेज ऑन द कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। बिकॉज जहाँ पे सिंगल पर्सन की स्टडी करते हैं तो वो कहाँ होता है? केस स्टडी के अंदर। और जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? जब हम कल्चर स्टडी कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल का तो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर। और ये क्या है? क्वालिटेटिव अप्रोच है जो स्टडी करता है कल्चरल पैटर्न्स और प्रोस्पेक्टिव उनके पार्टिसिपेंट्स के नेचुरल सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्लियर हो गया, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके पैटर्न क्या है शेयर करने के, उनका कल्चर क्या है, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा? एथनोग्राफिक रिसर्च। एक बार सर्वे देख लेते हैं। सर्वे किसे कहते हैं? जो भी हम वन इंडिविजुअल से जाके सर्वे करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए कुछ भी सर्वे होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम जो घर घर जाके सर्वे किए गए थे वो क्या है? एक सर्वे का पैटर्न है। देन देखते हैं एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है? ये रेफर करता है वाइड वेराइटी ऑफ इवेल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिटिकल रिसर्च मेथड डिजाइन टू डायग्नोस प्रॉब्लम्स और वीकनेस। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम या किसी वीकनेस को लेकर उसको डायग्नोस करना हो तो हमें तो कौन सी रिसर्च यूज होती है? एक्शन रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो रिसर्च यूज की जाती है उसके अंदर क्या होता है? एक्शन रिसर्च। जैसे कि प्रिंसिपल है, उनको स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो, क्लास के अंदर कुछ समझ नहीं पा रहे तो उन्हें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो कौन सी रिसर्च यूज करेंगे? एक्शन रिसर्च। देन है गाइस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहाँ यूज होती है? ये सोशल साइंसेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली यूज होती है। इसके अंदर क्या कंडक्ट किया जाता है कि जो ऑलरेडी टाइम पे हो चुका उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इट कंडक्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ फिनोमिना आफ्टर हिट एज अकर्ड और एट द टाइम ऑफ अकरेंस। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे चारों रिसर्च को कंफर्म कर ली और एथनोग्राफी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देन देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। Following is a list of topics suggested for research. Which among them is an example of experimental research? इनमें से हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है, जिसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा स्टडीइंग द experience of teachers involved in adult literacy program. Second is studying the effect of media coverage on news related to retest of a paper in board examination of class 10th. Third is studying the change in recommendation of various education policies since independence. And fourth है giving detailed account of student teacher relationship in a rural primary school of राजस्थान। तो यहाँ पे चार ऑप्शन की मैंने फर्स्ट बोल रहा है कि हमें एक्सपीरियंस स्टडी करना है टीचर का, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में उनका क्या एक्सपीरियंस था। सेकंड के अंदर हम इफेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया कवरेज का, न्यूज की जो न्यूज़ आई थी क्लास 10th के रीटेस्ट की, बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो यहाँ कुछ इफेक्ट ढूंढ रहे हैं। देन है स्टडी ऑफ द चेंजेस, हम कुछ चेंजेज रिकमेंड कर रहे हैं वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज के, सिंस रिकमेंडेशन के अब तक कौन कौन से चेंजेज हुए हैं, जो बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी आई है स्वतंत्रता के बाद से। देन है गिविंग डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन ए रूरल प्राइमरी स्कूल ऑफ राजस्थान। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो होता क्या है, क्योंकि हमें पूछा गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इनमें से कौन सा टॉपिक सजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च in which the researcher manipulates one or more variables and controls and measures any changes in other variable। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, हमारे पास टू वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके अंदर जो
रिसर्च करता है, रिसर्चर होता है, वो मैनिपुलेट कर सकता है वन और मोर वेरिएबल को और कंट्रोल कर सकता है, इसके अंदर ऑप्शन होता है उसके पास, बिकॉज उसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर सकता है। देन है द पर्पज इज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पता करना, जहाँ पे कुछ कारण या जो इफेक्ट है उसको पता कर पाए, ठीक है। जैसे कि साइंस के अंदर होता है हम कुछ रीजन फाइंड आउट करते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम ज्यादा करें, तो सेम कंसेप्ट है। द पर्पज इज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, हमें कहीं भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता करना, हमें केवल कुछ स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस। देन सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, देन है हमारा स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मीडिया कवरेज ऑन न्यूज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट पता कर रहे हैं मीडिया कवरेज का, जो मीडिया ने जो कवरेज करी है न्यूज रिलेटेड टू रीटेस्ट ऑफ क्लास 10। तो हम कुछ इफेक्ट देख रहे हैं कि बच्चों पे क्या इफेक्ट हुआ है और उसका जो कॉज है वो क्या आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है गाइस। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वैलिडिटी रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ फाइंडिंग टू द रियलिटी। सेकेंड है रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग। एंड थर्ड है बोथ वैलिडिटी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए फाइंडिंग टू द रियलिटी एंड reliability refers to consistency of finding, and then है none of these। तो यहाँ पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मीनिंग एक तरीके से हमसे पूछा गया है कि वो होती क्या है। तो गाइस जब भी आप आगे रिसर्च करने जाएंगे तो आपको ये जो दो टर्म्स है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज आप जो रिसर्च करेंगे वो दोनों टर्म्स आपके रिसर्च के अंदर होनी जरूरी है, तभी आपका रिसर्च अच्छा कहलाएगा, फिर मतलब एक फीचर है गुड रिसर्च का। तो देखते हैं एग्जैक्टली रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती क्या है। फर्स्ट है वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मीजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मीजर। तो वैलिडिटी जनरली क्या मीजर करती है कि हम जो भी टेस्ट ले रहे हैं हमारे रिसर्च को मीजर करने के लिए वो एग्जैक्टली उसी के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले एक बार आपको यहाँ, जैसे कि हमें कुछ रिसर्च करनी है कि कोविड को लेके आपको सपोज कीजिए आपको रिसर्च करनी है, तो हम क्या उसी के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट यूज लेना है। हम यदि किसी और मलेरिया का टेस्ट हमारे उनको करेंगे, पेशेंट्स को करेंगे, तो वो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या नहीं आ पाएगा, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। जैसे कि हमें टेस्ट तो करना है कि कोविड-19 का पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम टेस्ट किट यूज कर रहे हैं मलेरिया की, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, हमें यस या नो पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलेगा। एक बार इसके ऊपर डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार और। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट measures what it claims to measure. It is vital for a test to be valid in order for result to be accurately applied and interpreted। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं हमारे टेस्ट के अंदर वो एक्यूरेटली अप्लाई होना चाहिए और इंटरप्रिटेट, वो अच्छे से एक्यूरेटली उसका आंसर निकल के आना चाहिए और वो ही मेजर करे हमारा टेस्ट जो एक्जैक्टली हमारा रिसर्च करना हम जो जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। देन ए वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ एक्यूरेटली ए मेथड मीटर्स what is intended to measure. If research has high validity, that means it produces result that correspond to real properties characteristics। देखिए लाइन पे फोकस कीजिए, यदि ये क्या बोल रहे हैं, यदि आपकी वैलिडिटी स्ट्रांग होगी, हाई होगी, तो ये क्या फोकस की क्या प्रोड्यूस करेगा या इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके जो भी रिजल्ट होंगे वो रियल प्रॉपर्टी है जो भी हमारे जो जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पास लेके जाएंगे, दैट मीन्स क्लोजनेस टू द फाइंडिंग। ठीक है गाइस, तो ये जो वैलिडिटी यदि हम रिसर्च के बेसिस पे लेके, तो जैसे सपोज कीजिए हमें जो रिसर्च करनी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे करनी है, या तो हमें उन्हीं का डाटा यूज लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो रिसर्च है वो क्या हो सके, एक्यूरेट हो सके, उसी के लिए वो टेस्ट मेजर करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनीज है, उनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिसर्च है वो क्या होगा, वैलिडिटी नहीं होगी हमारे रिसर्च के अंदर, ना ही हमारे रिसर्च के अंदर वैलिडिटी का जनरली मीन्स क्या है कि आपका रिसर्च क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट आए वो क्या हो, एक्यूरेट हो, तो ना ही हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। एक बार रिलायबिलिटी भी देखते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी के अंदर क्या चाहिए कि जो भी हमारे जो रिजल्ट आ रहे टेस्ट के वो क्या है, कंसिस्टेंट आए, उसके हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। एक बार अच्छे से उसको डेफिनेशन देखते हैं। रिलायबिलिटी इज अ डिग्री टू विच टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर वॉट एवर इट मेजर्स। रिलायबिलिटी क्या बोलती है कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब विश्वसनीयता हो, सेम रहे हमारे जो टेस्ट जो भी हम मेजर कर रहे हैं, जो भी हम नाप रहे हैं। फिर क्या है, व्हेन ए मेजरमेंट प्रोसीजर इज कंसिस्टेंट स्कोर्स when the phenomena being mean is not changing। तो जब भी मेजरमेंट है हम
कुछ कभी भी हम मेजरमेंट ले, चाहे हम किसी चीज़ का सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम थर्मामीटर से किसी चीज़ का टेम्परेचर नाप रहे हैं, ठीक है, हमारी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है, सेम सब कुछ है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का जो हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेम रहना चाहिए आज भी और 10 दिन बाद भी। तो इससे क्या होता है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, विश्वसनीयता है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है गाइस। देन है डिग्री टू विच स्कोर्स आर फ्री ऑफ मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट एरर से फ्री हूँ डिग्री, और कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमारा आज भी वही आए, कल भी वही आए, परसों भी वही आए, उसके बाद भी सेम रिजल्ट आने चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। देन इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेज द मेजरमेंट इज कंसिडर्ड रिलायबल। तो जब भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं हम सेम मेथड यूज करके और सेम सर्कमस्टेंस पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलायबल है। अब सपोज कीजिए आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और पहले आपने मंडे को टेस्ट किया, तो आपका जो भी किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 1 या 2 डिग्री आ रहा है, उसके बाद आपने 5 या 6 आ रहा है, तो वो उसके अंदर वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आपने क्या चेंज कर दिया, आपकी कंडीशंस चेंज कर दी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपको सेम मेथड यूज करना है और सेम आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, सेम सर्कमस्टेंसेज हो, तो आपका जो टेम्परेचर है वो जो आज 1 डिग्री आया है वो कल भी 1 डिग्री ही आना चाहिए, परसों या 10 दिन बाद, 1 महीना बाद भी 1 डिग्री ही आना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। रिसर्च के अंदर भी जैसे हम कुछ टेस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ इंडस्ट्री पे फोकस किया है, हम कुछ ड्रग एडिक्ट पे हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या मैगी पे कुछ, मतलब हमने कि उसके अंदर कितना लेड पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है कि आज भी हमने यदि मैगी के ऊपर कुछ रिसर्च किया है तो वो इतना ही उसके अंदर कुछ परसेंट आना चाहिए, और 10 दिन बाद, 1 महीना बाद भी उसके अंदर वही परसेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी टेस्ट हमने यूज कर रहे हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए वो क्या है, रिलायबल है। और यदि वो डिफरेंट आएगा तो हमें लगेगा कि रिलायबल नहीं है, इसके अंदर विश्वसनीयता नहीं है। तो और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंसेप्ट्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, दे इंडिकेट हाउ वेल ए मेथड टेक्निक टेस्ट मेजर समथिंग। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या इवैल्यूएट करते हैं, क्वालिटी कैसी है रिसर्च की, जितनी ज्यादा हमारी रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होगी उतना ही अच्छा हमारा रिसर्च होगा। इंडिकेट करता है कि हमने कैसा मेथड यूज किया है, टेस्ट और टेक्निक यूज करी है। रिलायबिलिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड मेजर ऑफ वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी। तो रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है, और वैलिडिटी क्या बोलता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। आई होप सो गाइस आपको जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम ऑप्शंस पे आते हैं वापस। तो वैलिडिटी क्या रेफर करती है, क्लोजनेस टू फाइंडिंग ऑफ द रियलिटी। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक्चुअली यदि हमारी हाई वैलिडिटी होगी तो उससे क्या होगा, हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी जो रियल चीजों के उसके अंदर आने लग जाएंगे। देन है रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग, ये भी हमने देखा था। थर्ड ऑप्शन है बोथ वैलिडिटी रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ ए फाइंडिंग टू द रियलिटी एंड रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो सम है बोथ करके वो दोनों सेम है थर्ड के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज फर्स्ट सेकंड दोनों राइट है। और थर्ड क्या बोल रहा है कि बोथ रिलायबिलिटी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए फाइंडिंग टू द रियलिटी एंड रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर ईच इंडिविजुअल मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम चांसेज एवरी इंडिविजुअल ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ऐसी सैम्पलिंग जिसके अंदर सभी का, ईच इंडिविजुअल का सेम चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस गिवन है गाइस, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस आप ये क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे, हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन हमें यहाँ पे ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पजिव सैम्पलिंग है ये भी समझना जरूरी है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन कोई सी भी सैम्पलिंग से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आज जैसा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसा है, लेकिन ये जरूरी है कि हम जैसा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, स्नोबॉल पढ़ रहे हैं, तो सैम्पलिंग में से कहीं ना कहीं आना, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो गाइस स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या देखते हैं हम कि स्नोबॉल के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च के अंदर वो ही हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे रिस्पोंडेंट्स तक ले जाने में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देयर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हमारे, ठीक है गाइस, या ड्रग एडिक्ट्स का एग्जांपल ले लो, या जो तो क्या करते हैं उसके अंदर वो क्या कर, जैसे कि आपको 1 पर्सन मिला, वो आपको पता चला कि ड्रग एडिक्ट है, तो आपको डायरेक्टली कहीं भी ड्रग एडिक्ट ऐसे पता नहीं चलेगा कि सभी
एडिक्ट पर्सन है, तो वो क्या करेगा, आप उससे पूछेंगे कि और कोई है क्या जिसे आप जानते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा किसी और रिस्पोंडेंट्स को फाइंड करने में, फिर जो 2 मिलेंगे वो उनको और रिस्पोंडेंट्स को फाइंड आउट करने में, तो ऐसे करके आपकी एक चेन बन जाएगी। दैट मीन्स जो सैंपल है वो क्या होंगे, एक रोलिंग स्नोबॉल की तरह होंगे, जो 1 पर्सन के पास जाएगा, फिर 1 पर्सन दूसरे पर्सन से मिलवाएगा, फिर वो दूसरे से मिलवाएगा ड्रग एडिक्ट से, तो ये क्या है, सीक्वेंस चलती जाएगी। तो रिसर्चर क्या करता है, थोड़े से लोगों से कांटेक्ट करता है, मतलब 4-5 लोग उसको पता लगे कि ड्रग एडिक्ट है, उसके बाद क्या करेगा, वो जो 4-5 लोग हैं वो उसकी हेल्प करेंगे आने वाले और रिस्पोंडेंट्स फाइंड करने के अंदर। फिर है पर्पजिव सैम्पलिंग। तो पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होती है गाइस, जब रिसर्चर क्या करता है, चूज कर लेता है मेथड जो कि उसकी ऑन जजमेंट के बेसिस पे होते हैं, मतलब कि जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, पर्पजिव, जैसे कि उसने इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जैसे कि उसने वो वाले डाटा यूज करे या फिर कुछ ऐसे डाटा, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे इंटरव्यू लिए लोगों से, उन लोगों से लिए जहाँ पे उसे अपने रिसर्च को लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आने थे, मतलब उसके अंदर से कि उसके जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, फेवरेबल आए। उसने क्या किया, कुछ रिस्पॉन्डेंट्स को सीमित कर दिया, मतलब सबको चांस नहीं मिला यहाँ पे आने का। तो ये जो स्नोबॉल है, पर्पजिव है, किसका पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम एवरीवन को यहाँ पे पार्ट नहीं, मतलब चांस नहीं मिलता है सेलेक्ट होने का। देन है यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जहाँ पे ईच आइटम, ईच इंडिविजुअल को मौका मिले या जिसके पास चांस हो सेलेक्ट होने का, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका पार्ट है, फॉर जो सबसे ही सिंपल है इसके एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि इसके अंदर बेसिक एग्जांपल चलता है लॉटरी मेथड का, कोई भी उसके अंदर सेलेक्ट हो सकता है, ऐसे उसके अंदर बायसनेस नहीं होती है। तो इसका एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इवन चांस लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पलिंग। सभी के पास सेम चांस होता है सेलेक्ट होने का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर 3 इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं सारे कंसेप्ट को। फर्स्ट था हमारे इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना था, रिसर्च कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है, इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर क्या था कि हमारे जो पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर मैटर नहीं करता। यहाँ पे एग्जैक्टली फाइंड आउट किया है हमने रिसर्च के अंदर, वही हमें यूज करते हैं। देन हमने देखा था कि ये जो ग्रुप पैटर्न स्टडी की है इंडिविजुअल्स के, वो किसके अंदर करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, पर्सनल जो देन है उसके अंदर बाद देखा था हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमने क्या देखा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे इफेक्ट रिलेशनशिप हमारा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर था। देन इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वैलिडिटी क्या रेफर करता है, क्लोजनेस टू द फाइंडिंग ऑफ द रियलिटी, और रिलायबिलिटी क्या करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग। देन है 5th है हमारा, इसके अंदर क्या है, ईच इंडिविजुअल के पास चांस है सेलेक्ट होने का, तो वो क्या होगा, सभी के पास चांस है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी बनती है सेलेक्ट होने की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो गाइज यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको यदि एमसीक्यू सीरीज चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड की, जैसे कि और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्या होने वाला है, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो कि हम पूरा एक्सप्लेन करके समझाते हैं, तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपको फुली वीडियो चाहिए, जैसे कि अपने पीपल डेवलपमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पे ईच एंड एवरी टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा सिलेबस, जैसे पीपल एंड डेवलपमेंट का हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, टीचिंग का भी हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। तो या फिर आपको वैसी वीडियो चाहिए एकदम डिटेल पर्टिकुलर टॉपिक्स की, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जिसके भी ज़्यादा कमेंट है उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे गाइस। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको नॉलेजेबल लगी है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ गाइस डू शेयर आवर वीडियो, लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।